हमने अभी तक टॉर्क कैलकुलेट करना तो सीख लिया है, लेकिन टॉर्क हमें बताता क्या है, इसकी मदद से हम मोशन के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो देखो, टॉर्क फोर्स का भाई है रोटेशन की दुनिया में। जैसे कि फोर्स हमें बताता है कि एक बॉडी कैसे एक्सेलरेट कर रही है, वैसे ही टॉर्क हमें बताता है कि एक बॉडी कैसे एंगुलरली एक्सेलरेट कर रही है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी m। वैसे ही एक्सेलरेशन का भाई रोटेशन की दुनिया में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये बराबर होने वाला है कुछ टॉर्क के। टॉर्क इंटू समथिंग हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कुछ हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। यही हमें इस वीडियो में पता लगाना है कि ये रिलेशनशिप है क्या। और अगर ये रिलेशनशिप हम पता लगा लेंगे तो अगली बार अगर तुम ये कैलकुलेट कर लिए ना कि किसी बॉडी पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो तुम ये भी बता पाओगे उस बॉडी के मोशन के बारे में कि उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होने वाली है। तो आओ उसे पता लगाते हैं। अब इसे पता लगाने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक बॉल है जो कि एक रस्सी से बंधी हुई है, और ये एक टेबल पे रखी हुई है। मान लो एक टेबल पे रखी हुई है और ये है टॉप व्यू उस टेबल का। अब ये बॉल टेबल के ऊपर एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है। ये ऐसे मोशन कर रही है कि ये एक्सेलरेट भी कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी या फिर इसकी स्पीड कम होने लगेगी। अब इसका मतलब कि इस बॉल पे एक टैंजेंशियल दिशा में एक फोर्स लग रहा होगा। इस बॉल पे ऐसे कुछ टैंजेंशियल फोर्स, तभी तो इस बॉल पे एक टैंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और तभी तो इस बॉल की स्पीड ये चेंज होने वाली है। अब देखो, अगर फोर्स सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ही लगे केवल, तब स्पीड तो बदल सकती है नहीं, इसलिए फोर्स लग रहा होगा टैंजेंशियल दिशा में भी। अब देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करके मैं ये लिख सकता हूं कि टैंजेंशियल फोर्स ये बराबर होने वाला है मास ऑफ द बॉल, जो कि मान लेते हैं कुछ m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। ये तो मोशन को देखने का एक नजरिया होगा, लीनियर मोशन के नजरिए से। इसे एंगुलर मोशन के नजरिए से देखते हैं। अगर ये बॉल रोटेट कर रही है और एक्सेलरेट भी कर रही है, तो यानी कि इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। अगर बॉल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हमने कहा था एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करती है कुछ टॉर्क पे, तो यानी कि टॉर्क भी होगी बॉल पे। आओ कैलकुलेट करते हैं टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क निकालना तो मुझे आता है। इस बॉल पे मान लेते हैं ये वाली फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स के कारण टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क हो जाएगा फोर्स, टॉर्क हो जाएगा आर इंटू फोर्स, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, आर वेक्टर होता है एक वेक्टर जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट करे, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के टुवर्ड्स, यानी कि ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर की लंबाई ये मैं यहाँ लिख देने वाला हूँ। मान लेते हैं कि ये लंबाई कुछ आर दी हुई है, तो ये हो गया आर इंटू एफ। अब एफ की जो मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं ये एफ टी ही है, एफ टी टैंजेंशियल फोर्स इंटू साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल तो 90 डिग्रीज का है, तो साइन 90 ये तो हो जाने वाला है 1, तो इसे तो हटा ही दो। तो टॉर्क की वैल्यू होगी आर इंटू एफ टी। अब देखो, इस बात का ध्यान रखना कि मुझे अल्टीमेटली निकालना है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। अब मेरे पास ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है, और एक रिलेशनशिप यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आर एफ टी, जो कि कुछ नहीं बल्कि टॉर्क ही तो है। आओ यही करते हैं। अब दोनों साइड में अगर आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इस साइड आर इंटू टैंजेंशियल फोर्स एफ टी इज इक्वल टू, इस साइड भी आर से मल्टीप्लाई करना होगा, आर इंटू मास इंटू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। अब देखो, ये कुछ नहीं बल्कि टॉर्क ही तो है। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू टैंजेंशियल फोर्स, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा टॉर्क टाउ। टाउ इज इक्वल टू ये पूरी चीज। लेकिन ये तो मुझे रिलेशनशिप दे रहा है टॉर्क और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन में, लीनियर एक्सेलरेशन में। लेकिन मुझे तो निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या कोई रिलेशनशिप है एंगुलर एक्सेलरेशन और इस टैंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में? तो देखो, सर्कुलर मोशन में हमने इस चीज को डिराइव किया था। एंगुलर एक्सेलरेशन और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकाली थी। हमने कहा था कि किसी भी बॉडी की टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी ये हो जाएगी उस बॉडी की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज आर, इनटू उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि है अल्फा। टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अब इसी का इस्तेमाल मैं यहां पे करने वाला हूं, तो ये पूरी चीज आ जाएगी
आर एम तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, आर इंटू एम, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा आर इंटू एल्फा, आर इंटू एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये होगी टॉर्क की वैल्यू। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं। टॉर्क ये आ जाने वाला है एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा, जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर इसे मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दोनों साइड एम आर स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगी एल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई एम आर स्क्वायर। अब इसे यहीं डायरेक्टली लिख लेते हैं। एल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कितना ही सिमिलर लग रहा है इस फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, और ये फॉर्मूला है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि है लीनियर एक्सेलरेशन का भाई रोटेशन की दुनिया में, इज इक्वल टू टॉर्क, जो कि है फोर्स का भाई रोटेशन की दुनिया में, डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। अब ये एम आर स्क्वायर क्या चीज़ है यार? तो देखो इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से। तो आओ इसे फिर से लिख लेते हैं। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाय आई, और आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत ही गंदा सा नाम है। अब इसका ज़्यादा यूज भी होता है नहीं है आजकल। इसे हम आजकल बुलाते हैं रोटेशनल इनर्शिया। और इस आई रोटेशनल इनर्शिया की जो फंक्शन है ये बिल्कुल ही सिमिलर है मास की फंक्शन के। देखो मास बताती है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी की मास बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब उस बॉडी की एक्सेलरेशन, उस बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना उतना ही हार्ड होने वाला है, उसकी एक्सेलरेशन इतनी ही कम होने वाली है। सिमिलरली अगर एक बॉडी की रोटेशनल इनर्शिया बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब उस बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे एंगुलर एक्सेलरेशन देना उतना ही हार्ड होने वाला है सेम टॉर्क के लिए। यानी कि ये बॉडी ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहेगी। अगर हाई इनर्शिया हुआ, हाई रोटेशनल इनर्शिया, यानी कि ये बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहेगी और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कम ही होने वाला है। अब देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच होकर ऐसे रोटेशन कर रही हो, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू आती है एस एम आर स्क्वायर। यानी कि अगर इस बॉल की मास को मैं बढ़ा दूं तो यानी कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, यानी कि इस बॉल को एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना ये उतना ही टफ हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ा दूं तो यानी कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बढ़ जाने वाली है। यानी कि अगर ये बॉल ये एक बड़े सर्कल में चक्कर काटने लगे तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करना ये उतना ही टफ हो जाने वाला है। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मास और रेडियस ये छोटे हों, यानी कि अगर ये बॉल एक छोटे सर्कल में चक्कर काटे और हल्की मास की हो, तब इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ये बहुत ही आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है। तो आई होता है रोटेशनल इनर्शिया, और इसकी यूनिट्स ये तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। आई की वैल्यू है यहाँ इस केस में एम आर स्क्वायर के बराबर, और इसकी यूनिट हो जाएगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर। आई की यूनिट ये हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर। अब इस केस में मैंने कैलकुलेट किया था रोटेशनल इनर्शिया एक पॉइंट बॉडी के लिए, और इसकी वैल्यू आई थी एम आर स्क्वायर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये पॉइंट बॉडी क्या चीज़ है। तो पॉइंट बॉडी एक छोटी डायमेंशन की बॉडी है जिसपे कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हर एक पार्टिकल अप्रॉक्सीमेटली सेम रेडियस के सर्कल पे चक्कर काट रहा है। तो अगर इस स्फीयर की डायमेंशंस बहुत ही छोटी हो जाए इन कंपैरिजन टू ये रेडियस, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इस स्फीयर का हर एक पार्टिकल अप्रॉक्सीमेटली सेम रेडियस के सर्कल पे चक्कर काट रहा है, और मैं इसे पॉइंट बॉडी बोल सकता हूँ। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी छोटी हो, इस बॉडी को छोटा होना पड़ेगा इस रेडियस के कंपैरिजन में बस। जैसे कि मैं धरती को भी पॉइंट बॉडी अज्यूम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारी धरती ये सूरज का चक्कर काटती है, और ये एक बहुत बड़े सर्कल पे चक्कर काटती है, इतने बड़े सर्कल पे कि अगर मैं इस रेडियस को कंपेयर करूँ धरती के डायमीटर से ना, तो धरती का डायमीटर बहुत 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 ही छोटा हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि धरती की जो हर एक पार्टिकल है वो सेम रेडियस के सर्कल पे चक्कर काट रही है, और मैं धरती को भी पॉइंट बॉडी बोल सकता हूँ। और पॉइंट बॉडी के लिए रोटेशन इनर्शिया ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। अब अलग अलग बॉडीज़ के लिए रोटेशन इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में इस बॉडी पे केवल एक ही टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था ऊपर के डायरेक्शन में। अगर मैं इस पे एक और टेंजेंशियल फोर्स लगा दूं, यहाँ कुछ ऐसे मान लेते हैं नीचे के डायरेक्शन में इस बार F2, तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने लिखा था टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे दो फोर्सेस आ जाने वाले हैं क्योंकि दो टेंजेंशियल फोर्सेस है ना, F1 और F2। अब इन दोनों का नेट
ये बराबर हो जाने वाला है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। अब इन दोनों फोर्सेस के कारण दो अलग अलग टॉर्क की वैल्यू आएंगी। अब इन दोनों टॉर्क का जो नेट टॉर्क होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा और नेट टॉर्क बराबर हो जाएगा mr² इंटू एल्फा के। तो यानी कि यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट टॉर्क। अब उसे लिख लेते हैं नेट टॉर्क डिवाइड बाई रोटेशनल इनर्शिया। अब देखो इस केस में तो हमारे पास एक सिंपल सी बॉडी थी, एक सिंपल सी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या करने वाले हैं? तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। ये आ गया मेरे पास मेरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तीन तीन ऑब्जेक्ट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, तीन तीन बॉडीज, और ये पूरी जो चीज़ है ना ये अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से, और ये पूरी चीज़ रोटेट कर रही है ऐसे, और ये एक्सेलरेट भी कर रही है, और हमें पता लगाना है इन सब की कॉमन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब इस बॉल को मैं ढकेल रहा हूँ 50 न्यूटन से टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में, और इस बॉल को मैं ढकेल रहा हूँ 20 न्यूटन के फोर्स से टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। इन तीनों बॉल की मास भी दी हुई है 1 kg, 2 kg और 3 kg, और सेंटर से दूरी भी दी हुई है। अब हमें पता लगाना है इन तीनों बॉल्स की कॉमन एंगुलर एक्सेलरेशन। अब कॉमन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ साथ ही में तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होने वाली है तीनों की। अब देखो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस फॉर्मूले का, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट टॉर्क डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आओ कैलकुलेट करते हैं नेट टॉर्क। तो मैं लिख लूंगा अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क, यहाँ पे ये ऊपर में आने वाला है। अब देखो सबसे पहले मैं बचपन में ये गलती किया करता था कि डायरेक्टली मैं फोर्सेस की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता था। 50 माइनस 20, 50 ऊपर लग रहा है 20 नीचे लग रहा है, तो 50 माइनस 20 ये हो जाएगा 30, और मैं इसे यहाँ पे लिख देता था। लेकिन देखो ये तो हो जाएगा फोर्स ना कि टॉर्क। टॉर्क होता है R इंटू एफ, है ना। तो यहाँ पे तो रेडियस से मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो टॉर्क निकालते हैं हर एक फोर्स के कारण। तो सबसे पहले निकालते हैं इस 50 न्यूटन का टॉर्क। तो टॉर्क हो जाएगा R इंटू एफ। अब यहाँ पे F है 50 न्यूटन और R ये हो जाएगा कुछ 3 मीटर, तो यानी कि 3 इंटू 50। नहीं, ऐसा मत कर देना। R होता है रेडियस वेक्टर, जहाँ पे ये वेक्टर पॉइंट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी ये हो जाएगी R की मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू 3 + 3 + 3 यानी कि 9 मीटर। तो उसे लिख लेते हैं, इसका टॉर्क हो जाएगा 9 मीटर इंटू फोर्स, और फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो R वेक्टर के। अब ये तो टैंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही होने वाला है, यानी कि 9 इंटू 50 ये हो जाएगी टॉर्क ड्यू टू ये वाली फोर्स। अब आओ इस फोर्स के कारण टॉर्क निकालते हैं। तो देखो ये हो जाएगी R इंटू एफ। R हो गई एक्सिस से दूरी, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 इंटू ये वाला फोर्स, और ये फोर्स है 20 न्यूटन्स का। अब ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसे ऐसे में ही डाल दूंगा इंटू 20 न्यूटन्स। अब मैं जल्दीबाजी में बचपन में यहाँ पे प्लस साइन लगा देता था और इन दोनों टॉर्क्स को ऐड कर देता था, लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। ध्यान से देखो, ये वाली जो टॉर्क है ना, ये 50 न्यूटन की टॉर्क, ये कोशिश कर रही है इस पूरे स्ट्रक्चर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की। ये देखो कुछ ऐसे घुमाने की, लेकिन ये जो 20 न्यूटन का टॉर्क है ये कोशिश कर रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की ऐसे। तो यानी कि ये दोनों टॉर्क ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि इन दोनों की साइंस ये ऑपोजिट होने वाली है, एक प्लस होगा एक माइनस। अब हमारा कन्वेंशन ये कहता है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को पॉजिटिव लो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को नेगेटिव लो। वैसे तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं यही कन्वेंशन फॉलो करने वाला हूँ। तो यानी कि 50 न्यूटन का टॉर्क ये है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 20 न्यूटन का टॉर्क ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि यहाँ मैं माइनस साइन लगा देने वाला हूँ, ये यहाँ माइनस साइन। अब ये तो हो गया नेट टॉर्क, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में तो नेट टॉर्क ये डिवाइडेड है रोटेशनल इनर्शिया से, और मैंने तो रोटेशन इनर्शिया निकालना सीखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना उसका डायमेंशन इतना छोटा होता है इन कंपैरिजन टू रेडियस कि मैं मान सकता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट की हर एक पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम रेडियस के सर्कल पे चक्कर काट रही हो। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल में तो मेरे पास 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और तीनों अलग अलग रेडियस पे चक्कर काट रहे होंगे, तो फिर इनके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल लेंगे, और उन सबको नेट करके हम इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो यानी कि मैं लिखने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू
सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स mr², यानी कि ये बराबर हो जाएगा m1 इंटू r1 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का होल स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का होल स्क्वायर प्लस अगर और भी ऑब्जेक्ट्स हों सिस्टम में तो उन सब का mr² को सम कर देना और तुम्हारे पास पूरे सिस्टम का नेट मोमेंट या फिर नेट रोटेशनल इनर्शिया ये आ जाएगा। तो अब यही यहाँ पे करते हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ पहली बॉडी का मास जो कि है 3 kg और इसकी r है 3 मीटर, यानी कि m इंटू आर का होल स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी इसका मास है 2 kg और इसकी रेडियस ये 3 + 3 यानी कि 6 मीटर, 2 इंटू 6 इसका होल स्क्वायर प्लस तीसरी बॉडी इसका मास है 1 और इसकी रेडियस ये दी हुई है 3 + 3 + 3 यानी कि 9 का होल स्क्वायर। अब इस पूरी चीज को तुम अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास आंसर आने वाला है अल्फा इज इक्वल टू 1.83 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम की और इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरी चीज एक्सेलरेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है। आओ अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वैसे ही इसका रोटेशनल वर्जन ये हमें टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और यहाँ डिनोमिनेटर में मास नहीं है बल्कि ये है रोटेशनल इनर्शिया। ये बताता है कि कितना मुश्किल है किसी बॉडी को एंगुलरली एक्सेलरेट करना। और अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना तो उसके लिए रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी m इंटू r²। और अगर तुम्हारे पास मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो तुम हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण mr² कैलकुलेट करना और इन सबको ऐड कर देना, वो तुम्हें दे देगा पूरे सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया।